ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, ये प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं? किसी क्षेत्र में कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, इसको निर्धारित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं? मृदा, जलवायु, जलवायु होते हैं सर। तापमान, तापमान, अक्षांश, टेम्परेचर, हुँ, मिट्टी। तापमान, आर्द्रता, जलवायु, मिट्टी की बनावट, ऊंचाई, ऊंचाई को अक्षांशीय क्षेत्र, अक्षांशीय विस्तार, है ना? अक्षांशीय अवस्थिति बोल सकते हैं, समुद्र से दूरी भी बोल सकते हैं, वही सब सारी सारी चीज़ें। भारत भी क्या है, विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने का यह देश विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। ठीक है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6%, ये आपको याद रहना चाहिए। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, कवक। फर्न, शैवाल और कवक, ये क्या है भाई? बिना फूल वाले पौधे हैं। ठीक है। 90,000 प्रजातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वनस्पति का वह भाग, ध्यान रखना, जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं अक्षत वनस्पति। पेपर में पूछा गया प्रश्न भी है, अक्षत वनस्पति क्या है? यूपीएससी में ही पूछा गया था, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में है। मतलब विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल, बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वनस्पति में हम फलों को बोल सकते हैं, बागान को भी बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि ये लोग प्राकृतिक वनस्पति के अंग नहीं हैं। ठीक ना? अच्छा, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, ये भी प्रश्न आया हुआ भाई, देशज है, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं उनको विदेशी पौधे कहेंगे। ये भी याद करने की चीज है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से। वनस्पति जगत शब्द का मतलब क्या है? अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति। इस तरह प्राणी जगत में जानवरों के विषय में बतलाता है, प्राणी जगत जो है जानवरों के विषय में बताता है। वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता क्यों होती है? उसके कुछ कारण हैं। कारण तो एक धरातलीय कारण, धरातल। धरातल का मतलब क्या है? उसमें भूभाग। वो भूभाग है कैसा? पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, समुद्र वाला किनारा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, या वहां पे मिट्टी कैसी है? जलोढ़ है, चिकनी है, दोमट है, काली है, लेटराइट है, और कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, वो निर्भर करेगा। ठीक है। तो धरातल में भूभाग कैसा है कि भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव होता है, ये बात याद रखनी चाहिए। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार, मैदान, शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति हो सकती है? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ खाबड़ असमतल भूभाग पर जंगल घास के मैदान होते हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। चरागाह उपलब्ध होगा, उनको समतल भूमि मिल जाएगी, परिवहन के साधन विकसित हो जाएंगे, सिंचाई में सुविधा रहेगी, है ना, पानी रोकने में आसानी होगी, कर लेंगे। लेकिन उबड़ खाबड़ भूमि है तो उसमें क्या होगा भाई? उसमें कौन सी खेती कर सकते हैं? मेहनत करनी पड़ेगी। उन सब क्षेत्रों में वनस्पतियां हो जाएंगी। वनस्पतियां क्या करेंगे? वहां पे जीव जंतु भी होंगे, फिर वो अपना खाते पीते उसमें रहते हैं। ठीक है। एक तो भूभाग हो गया, दूसरा है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार होती हैं। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कंटीली झाड़ियां देखने को मिलेंगी। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, ये बात याद रखनी। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। मृदा की परत गहरी होती है कहां पर? पर्वतीय ढलानों में, वहां पर हमको शंकुधारी वन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। जलवायु की बात करें, जलवायु में क्या? तापमान।
कहीं पर अधिक तापमान होगा, कहीं पर कम तापमान होगा, कहीं पर न्यूनतम तापमान होगा, कहीं बहुत अधिकतम तापमान हो जाएगा। तापमान, वनस्पति की विविधता विशेषताएं तापमान वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों, प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को क्या करती है? प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। भारत का ही क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ही एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल उसी का लिया जाए तो वहाँ पर आप अल्पाइन वनस्पति भी देख सकते हैं, वहाँ पे शीतोष्ण वनस्पति भी देख सकते हैं, वहाँ पर उपोष्ण वनस्पति भी देख सकते हैं, वहाँ पे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी देख सकते हैं। एक ही राज्य है, बात समझे? वो भूभाग का हिसाब किताब है, ऊंचाई है, ऊंचा कितना है, नीचा कितना है, ठीक है ना। एक तो तापमान हो गया, उसके अलावा और क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब अगर कोई क्षेत्र जैसे अक्षांश के हिसाब से देखें, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ेगी, कर्क और मकर रेखा पर भी रोशनी पड़ेगी, कर्क और मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है। उसके बाहर जब जाएंगे तो रोशनी कम होती चली जाती जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन सूर्य अगर कर्क रेखा पर सीधे चमक रहा है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहां होगा, विषुवत रेखा पर थोड़ा कम हो जाएगा, मकर रेखा पर कम हो जाएगा। अगर वही सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो कर्क रेखा पर टेम्परेचर कम रहेगा। ये भी होता है, बात समझ में आई? कहीं पर देखेंगे सूर्य की रोशनी ऐसे मिलेगी, ऐसे सीधे पड़ेगी, ऐसे। कहीं पर सूर्य की रोशनी ऐसे पड़ेगी, सूर्य की रोशनी कहीं पर फैलेगी और कहीं पर सीधा लगेगी। जहां पर सीधा आती है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जहां पर तिरछी पड़ेगी वहां पर क्या होगा? टेम्परेचर कम रहेगा। बात समझ रहे हैं? किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय मतलब कितने घंटे तक वहां पर दिन होता है, उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। गर्मी का मौसम है कि ठंडी का मौसम है, बारिश का मौसम है ना। बात समझिए, मैदानी क्षेत्र है कि पठारी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, चढ़ाई वाला क्षेत्र है कि बिल्कुल ऊपर वाला क्षेत्र है, उस सब जगह अलग अलग सूर्य की रोशनी पड़ती है। इसलिए भारत में वनस्पतियां भी अलग अलग तरीके की हमको देखने को मिल जाती हैं। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, ये बात हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। वर्षण भी, जलवायु में वर्षण भी है। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ती हुई दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक, पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन, जहां पे अधिक वर्षा हो रही है वहां पे सघन वन पाए जाएंगे, जहां पर निम्न वर्षा हो रही वहां पे विरल वन पाए जाएंगे, है ना। क्षेत्र की वनस्पति करने वाले प्रमुख कारक। तो क्या आपने कभी सोचा है वर्षण भी एक कारक है वनस्पति को निर्धारित करने का, कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक? वन नवीकरण योग्य संसाधन है, वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते भी हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपर्दन, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं, मृदा अपर्दन को नियंत्रित करते हैं, नदियों की धारा को भी नियंत्रित करते हैं, है ना। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार भी होते हैं और कई समुदायों को जीविका भी प्रदान करते हैं। सब किसके किसके आधार? उद्योगों के आधार, और कई सारे लोगों को जीविका देते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पवन तापमान को नियंत्रित करते हैं, ये पवन और तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है। मृदा को जीवाश्म कहाँ से मिलता है? तो वनों से मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है, ठीक है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। प्राकृतिक वनस्पतियों में जो बदलाव आए हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आने के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं
और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था। ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या हुआ, कमी आई है। ठीक ना, ठीक है, इनमें बदलाव आए हैं। 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय, मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है ना। सब जगह प्राकृतिक वनस्पतियां किसकी वजह से, मनुष्य के हस्तक्षेप से उनमें परिवर्तन आ चुका है, चाहे वो आंशिक रूप से देखा जाए, चाहे संपूर्ण रूप से देखा जाए, या फिर ये देखा जाए निम्न कोटि के वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी आपको, है ना। चलिए, ठीक है। वनस्पति के प्रकार हमारे देश में अगर देखे जाए तो निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं, ये चित्र दिया गया है, ठीक है। कितने हैं, 5 प्रकार की वनस्पतियां। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ठीक है। अगर हम अलग से भी पढ़ेंगे तो ये पर्णपाती वन भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक नम पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती, है ना। नम और शुष्क पर्णपाती के रूप में भी इनको बांट सकते हैं। कटीले वन और झाड़ियां मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। पर्वतीय वन भी कई तरीके के होंगे, 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, फिर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। इनके भी कई प्रकार से इनको भी डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये आपका सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। यहाँ पर आप देखें तो 1.5 मीटर की ऊंचाई से लेकर 60 मीटर की ऊंचाई तक के वृक्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है, बात समझे। झाड़ियों की परत आप देख सकते हैं 5 मीटर के अंदर में आपको मिलेगा। नए वृक्ष 5 से 20 मीटर के बीच में देखने को मिल जाएंगे। वितान जो परत है वो 20 से 40 के बीच में, और निर्गत परत आपको मिलेगी 40 से 60 मीटर के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो कितनी परतें हो गई, 1 2 3 4 5, बात समझे। और याद रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमेशा से सदाबहार नहीं होते हैं, हमेशा ही सदाबहार नहीं होते हैं, है ना। इनमें वितान, इनके वितान में अनियमितता होती है, मतलब अलग अलग तरीके की इनमें वितान होते हैं। इनमें जो पेड़ होते हैं ना, सारे के सारे पेड़ एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं। विभिन्न वितानों के साथ साथ सभी पेड़ों द्वारा एक साथ पत्तियों को ना गिराया जाना, वो जब वन क्षेत्र जो है ना हरा भरा नजर आता है, ठीक है ना, वो है सदाबहार वनस्पति, बात समझे। याद रखना, इसमें ये नहीं है कि आप ये समझे कि पेड़ कभी पत्तियां ही नहीं गिराते। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये क्या भाई, ये वन कहाँ मिलेंगे आपको, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे, वैसे पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे, पहली चीज। उसके अलावा लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, असम के ऊपरी भाग में, तमिलनाडु के तट पर, जहां जहां ये मिल सकते हैं वो एरिया आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। शुष्क ऋतु भी होगी लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहेगी। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी होगी। यहाँ पर 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं ये वृक्ष। इन वनों में जो वृक्ष होते हैं 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म रहते हैं और आर्द्र भी रहते हैं। साल भर ये कैसे रहते हैं, गर्म रहते हैं। गर्म होने के साथ साथ आर्द्रता भी इनमें रहती है, इनमें नमी भी रहती है। मतलब यहाँ हर प्रकार के वृक्ष, वनस्पति, झाड़ियाँ, लताएं सब मिलेंगी वनों में। इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं।
विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, ये बात याद रखना। ये सदाबहार के वनों की बात है। अतः ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं, ठीक है ना। पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए ये वन हमेशा कैसे दिखते हैं आपको, हरे भरे नजर आते हैं। इन वनों में क्या पाए जाते हैं, व्यापारिक महत्व के भी कुछ वृक्ष हैं, जैसे आबनूस है जिसको अबोनी बोलते हैं, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा पाए जाने वाले यहाँ पे जानवर कौन कौन से हैं, जानवर कौन कौन से पाए जाएंगे, हाथी, बंदर, लैमूर, हिरन। एक सींग वाला गैंडा असम में पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जैसे चमगादड़, रेंगने वाले जीव भी देखने को मिलते हैं। पर्णपाती वनों की बात करें तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए हैं, ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 100, और जो नम पर्णपाती वन होते हैं वहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये आपको पता रहना चाहिए। शुष्क में 70 से 100, और नम में या आर्द्र वन में, आर्द्र पर्णपाती वन में 100 से 200 सेंटीमीटर। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो होते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, 6 से 8 सप्ताह के लिए गिराते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। जल की उपलब्धि के आधार पर इनको दो भागों में बांटते हैं, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती। किसके आधार पे, जल की उपलब्धता के आधार पे। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन कौन होते हैं, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वो कौन से हैं, आर्द्र या नम पर्णपाती वन हैं। मतलब ऐसे वन आपको देखने कहाँ मिलेंगे भाई, जाहिर सी बात है देश के पूर्वी भाग में मिल जाएंगे, उत्तर पूर्वी राज्य में मिल जाएंगे, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में मिल जाएंगे, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा में मिलेंगे, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर भी पाए जाते हैं। जो नम पर्णपाती वन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इन सभी क्षेत्रों में जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही होगी, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में। हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र मतलब क्या है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। पूर्वी ढालों पर में पाए जाते हैं ये। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन सबसे प्रमुख है, पूछा गया है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रबर, रवैर, क्या खैर है ये, सॉरी खैर है भाई, ठीक है, खैर है, कुसुम है, अर्जुन है, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं, यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये वाले जो वन है ना, ये व्यापारिक महत्व वाले होते हैं। शुष्क पर्णपाती वन वहां पे होते हैं जहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे ऐसे पठार वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पे इतनी कम बारिश हो रही होगी, उसके साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं। आज के समय में देखा जाए तो कौन से वन का क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया कृषि के लिए साफ कर लिया गया है, तो शुष्क पर्णपाती वनों का, वैसे पर्णपाती वनों का किया गया है। नाम अगर एग्जैक्ट किसी का आएगा तो शुष्क पर्णपाती वन उसमें शामिल है, ठीक है। कुछ भागों में पशुचारण भी होता है, इनके कुछ भागों में पशुचारण भी होता है, ये हमको याद रखना है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं, तो शेर देखने को मिल जाएगा, सिंह मिल जाएगा देखने को, सुअर मिल जाएगा, हिरन मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा। यहाँ पर पक्षी भी, कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलेंगे, छिपकली भी मिल जाएगी, सांप और कछुआ भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कटीले वन और झाड़ियां, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो कौन है, कटीले वन है। वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन, झाड़ियां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के कहाँ पे, उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इसमें गुजरात आएगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें अकासिया है, खजूर जिसको पाम बोला जाता है, यूफोरबिया है, और नागफनी, कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां होती हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये याद रखने की जरूरत है, इसमें बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं।
पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी होती हैं भाई, प्रायः छोटी होती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों की जो पत्तियां होती हैं वो चिकने सतह वाली भी होती हैं, ताकि ज्यादा मात्रा में वाष्पीकरण भी ना हो सके। बबूल वबूल का पेड़ के बबूल पत्ती कितनी बड़ी होती है, देखो इतनी झील छोटे छोटे। देखो यहाँ पर बिल खोदने वाले जानवर ज्यादा देखने को मिलेंगे। चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट। पर्वतीय वन की बात करेंगे भाई। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान में कमी आती चली जाती है। उसी हिसाब से वनस्पतियों के पाए जाने का जो वनस्पतियों की प्रजातियां हैं उनमें भी विविधता देखने को मिलती है। उसके अलावा कहीं पर देखेंगे तो हिमालय एकदम खड़ा खड़ा ढाल में नजर आएगा, कहीं पर देखेंगे स्लोप थोड़ा सा मंद होगा, तो वहां पर भी पेड़ों की जो वो होगी ना, वनस्पतियां होंगी, उनमें भी अंतर देखने को मिलेगा हमें। बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे और भी अंतर देखने को मिलता है। एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद वन ही हमको देखने को मिलते ही नहीं है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा में जो अंतर देखने को मिलता है वही अंतर हमको पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ भी देखने को मिलता है। देखिए ये 4 पेड़ दिखाए गए हैं, ठीक है। इनके देखिए बनावट में भी अंतर आपको देखने को मिल रहा है, ऊंचाई में भी अंतर देखने को मिल रहा है ना। ये थोड़ा सा धरातलीय क्षेत्र को प्राप्त किए हुआ है, तो ये थोड़ा सा देखेंगे ठीक ठाक स्थिति नजर आ रहा है। उसके ऊपर का देखेंगे ये ढाल पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी ढाल मिलेगा, फिर ये हो सकता है ये भी समतली क्षेत्र में पहुंच जाए। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन से वन मिलेंगे आपको? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इनमें कौन से वन होंगे? चौड़ी पत्ती वाले होंगे। चौड़ी पत्ती वाले कौन से? ओक और चेस्टनट। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखें तो वहां पर हमको शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलेंगे। कौन से? चीड़, जिसको हम पाइन बोलते हैं, देवदार बोलते हैं, सिल्वर फर बोलते हैं, स्प्रूस बोलते हैं, सीडर बोलते हैं। ये सब 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये वन प्रायः हिमालय के कहाँ मिलेंगे? ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलान, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। कौन वाले? ये जो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले वन है। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलते हैं। उसके अलावा 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर कौन से मिलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय वन घास के मैदानों का स्थान जो है वो अल्पाइन वन ले लेते हैं। मतलब 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये सारी चीजें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलते हैं। जब हम 3600 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो हमको अल्पाइन वन देखने को मिलते हैं। घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदानों की जगह पर अल्पाइन वन हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। सिल्वर फर, जुनिपर पाइन, बर्च इनके मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट हम पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार भी छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है ना। हिम रेखा से नजदीकियां जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे वृक्षों की लंबाई भी क्या होती है? कम होती चली जाती है। यही बात हुई। हिम रेखा क्या है? सर वो लाइन होती है हिम रेखा जहाँ से हिम का सर स्टार्ट हो जाता है जमाव। हाँ, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जहां से बर्फों का जमाव शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां से बर्फों का जमना शुरू होता है। और याद रखना ये जो हिम रेखा है पूरे हिमालय में एक समान नहीं है। कहीं पर नीचे दिखेगी, कहीं पर बहुत ऊपर दिखेगी।
अगर आप पूर्वी क्षेत्र में बात करेंगे तो वो बहुत पास में नजर आएगी हिमरेखा, लेकिन आप पश्चिमी क्षेत्र में जब बात करेंगे तो वहां पे बहुत दूर हिमरेखा नजर नजर आती है। अब यहाँ पे देखिए, झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदान विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुच्चर, देखिए अल्पाइन घास के मैदानों का उपयोग कौन करता है? गुज्जर और बकरवाल। कौन है ये? घुमक्कड़ जातियां हैं जो पशुचारण के लिए इधर से उधर आया जाया करती हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में आपको मॉस देखने को मिलेगा, लिचन घास देखने को मिलेगा, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग भी देखने को मिलेगा, है ना। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग देखने को मिल जाएगा, चित्रा हिरण, चित्रा जंगली भेड़ है, खरगोश है, तिब्बती बारहसिंघा है, याक है, हिम तेंदुआ है, गिलहरी है, रीछ है, आइबैक्स है, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बनों वाली भेड़ और घने बालों वाली भेड़ और बकरियां भी देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करें मैंग्रोव वन। वनस्पति क्षेत्र, वनस्पति, ये जो वनस्पति है वो आपको तटीय क्षेत्रों में जहां पर ज्वार भाटे आते हैं वहां पर देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी और बालू इन तटों में एकत्रित हो जाती। घने मैंग्रोव एक ही प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। एक ही प्रकार की होती है ये मैंग्रोव वनस्पति। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनके डेल्टा भाग में देखने को मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष हैं जिनसे मजबूत लकड़ी मिलती है। इसके अलावा नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार के वृक्ष भी इन्हीं भागों में देखने को मिल जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अलावा कछुए भी पाए जाते हैं, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में देखने को मिलते हैं। वन्य प्राणियों की बात करें, वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं। देश में लगभग 20,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, यह कुल विश्व का 13% है। मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो 12% हिस्सा है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर देखने को मिलते हैं। स्तनधारी जानवरों में हमको क्या मिलेगा? हाथी। हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ा जानवर भी है। ये कहाँ पाया जाता है हाथी? असम में, कर्नाटक में, केरल के उष्ण और आर्द्र वन में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य भी जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। कच्छ के रणथार मरुस्थल में आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे जंगली गधा और ऊंट देखने को मिलेगा। कच्छ के रण में एक ऊंट मिलता है जिसका नाम क्या है? सर अभी हम लोग मैंग्रोव पढ़ रहे थे ना, तो ये मरुस्थल कैसे आ गया इसमें? भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग जिसको गैजल बोलते हैं, और भी कई प्रकार के हिरन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी कई सारी प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में ये पूछा गया है, ये हमको याद रखना है। यहाँ पे कुछ चीजें हम छोड़ दिए हैं। औषधीय पादप हैं, इसमें देखिए, इसमें एक सर्पगंधा है। सर्पगंधा है, ये क्या काम करता है भाई? रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। केवल भारत में पाया जाता है सर्पगंधा। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाते हैं जो कि वायुसारी मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन शक्ति के गुण भी होते हैं। और बीज का बनाया हुआ पाउडर क्या करता है? मधुमेह रोग में सहायता करता है। अर्जुन क्या करता है? ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक होता है। बबूल क्या करता है? इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम, नीम क्या काम करता है? जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है ना। तुलसी क्या करता है? जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर, दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। ठीक है ना। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं, उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारी में प्रयोग करते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया हुआ है? 1972 में, है ना। 1972 में भारत जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेर और बाघ जहां दोनों पाए जाते हैं, भारत अकेला ऐसा देश है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल आपको कहाँ देखने को मिलेगा?
तो गुजरात में गिर जंगल, ठीक ना। प्राकृतिक वास स्थल शेरों को कौन सा है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, गिर जंगल। वैसे बाघ आपको मध्य प्रदेश, झारखंड के वन, पश्चिम बंगाल सुंदरवन, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी आता है, यह शिकारी जानवरों में प्रमुख है। जो तेंदुआ है बिल्ली ही जाति का सदस्य है और शिकारी जानवरों में प्रमुख होता है, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। हिमालयी क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर जलवायु को अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मतलब है जैसे जो मैदानी क्षेत्र में पाए जाते होंगे, पठारी क्षेत्र में पाए जाते होंगे, उनसे अपेक्षा की जा रही है, उनसे तुलना की जा रही है, उनसे तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई में पाया जाने वाला याक, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा दिखता भी है, इसका भार भी लगभग 1 टन के बराबर होता है, ठीक है ना। तिब्बती बारहसिंगा है, भारल है। भारल किसको बोलते हैं, नीली भेड़ को बोलते हैं, ठीक है। भारल मतलब होता है नीली भेड़। जंगली भेड़ कियांग, कियांग मतलब तिब्बती जंगली गधा होता है। ये भी यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं ये सब पाए जाने वाले हैं लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। ये सब लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में देखने को मिलेगा, और चलिए कहीं कहीं लाल पांडा भी आपको देखने को मिल जाता है। नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए पाए जाते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल भी मिलते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में मिलता है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, और भारत में घड़ियाल को वो स्थान प्राप्त है जो स्थान शेर और बाघ को प्राप्त है। मेरे भारत यहाँ में तो दूध कई नहीं रंग खाई बिरंगे लेकिन पक्षी भी मिलते हैं, अनेक रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से चुना है। जो भी हमने फसलें चुनी हैं वो कहाँ से चुनी है, जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, मतलब खाने योग्य पौधों के नीचे से चुना है। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य, यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे हमको क्या मिलता भाई, इनसे हमें मांस मिलता है, अंडा भी मिलता है, मछली से पौष्टिक आहार मिलता है, बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों, वृक्षों के परागण में मदद भी करते हैं। कई सारे कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो क्या करते हैं, परागण में मदद करते हैं, साथ ही साथ हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण भी रखते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान, हर एक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में अपना योगदान होता है, मतलब उनका संरक्षण भी अनिवार्य है। पहले वही बताया जा चुका है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं, 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी, काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट भी हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, ठीक है। रासायनिक औद्योगिक अवशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, ये सब क्या है, पारिस्थितिक असंतुलन के कारण है, ठीक है। अपने देश की पादप जैव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए। कौन कौन से सरकार के कदम हैं जो पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाए हैं। सबसे पहले देश में 18 जीवमंडल नीचे मतलब आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचंतकुमार, अमरकंटक, इनकी गणना होती विश्व के जीव मंडल निचय में, है ना। विश्व के जीवमंडल निचय में किनकी गणना होती है ये हमको पता होना चाहिए, समझे भाई। ये देख सकते हैं यहाँ पे 18 हैं। सुंदरबन है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, कच्छ गुजरात में है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु के। ये 18 जीवमंडल निचय हैं, याद रखना, ठीक है।
इनके भी नाम याद ध्यान में रखे रहना भाई, ये सब नाम याद होने चाहिए। ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? 1992 में सरकार द्वारा क्या किया गया? पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई 1992 में। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई। इसके अलावा सरकार ने 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। ये तभी संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। ये हो गया चैप्टर आपका समाप्त। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है भाई? रबड़ का संबंध उष्णकटिबंधीय। चलो ठीक है। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं भारत में? वर्षा तापमान। वर्षा तापमान और सूरज की रोशनी, मिट्टी, जलवायु परिवर्तन। मिट्टी का प्रकार। जनसंख्या चैप्टर है क्लास 9 का, चैप्टर 6 है। ठीक है। ज्योग्राफी, संसाधन का उपयोग सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो मानव है वो संसाधन का निर्माण और उपयोग तो करता ही है, साथ ही साथ वो खुद भी एक संसाधन के रूप में अपना उपयोग करता है। पहले हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है मानव संसाधन कब बनता है। मानव संसाधन कब बनता है? उसके पीछे उसके मानव को संसाधन के रूप में तैयार करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, नहीं, निवेश की जरूरत पड़ती है। शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के रूप में निवेश किया जाता है, तब जाके मानव एक संसाधन के रूप में तैयार होता है। ठीक है। कोयला चट्टान तब तक वो चट्टान का टुकड़ा रहा था जब तक मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया था। प्राकृतिक घटनाएं, बाढ़ हो सकता है, सुनामी भी हो सकती है, जब यह किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करती है तो उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? आपदा। आपदा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व होता है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व होता है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन भी किया जाता है, उसके अर्थ और महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा और विनाश, इनका अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। मानव के लिए, सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए जोर दे के बोला गया है। मतलब ये सही बात है कि संसाधन, आपदा और विनाश का जो अर्थ है वो केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि, विशेषताएं, गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने, उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। कौन? उनकी संख्या, जो मानव की संख्या है, उनका वितरण, जो मानव का वितरण है, कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है, कहीं पर सघन है, कहीं पर विरल जनसंख्या देखने को मिलती है हमको। वृद्धि, कहीं पर ज़्यादा तेजी से वृद्धि हो रही, कहीं धीरे धीरे वृद्धि हो रही, कहीं बिल्कुल बहुत तेजी से वृद्धि हो गई, कहीं तो एकदम वृद्धि ही नहीं हुई, कहीं नकारात्मक वृद्धि होती, कहीं सकारात्मक वृद्धि होती। ठीक है। उनकी विशेषता का मतलब कोई छोटा भी होता है, कोई लंबा भी होता है ना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, कोई बहुत ज़्यादा सुकुमार टाइप का होता है। ये विशेषता है। कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला है, कोई मैदानी क्षेत्र में रहने वाला, कोई तटीय क्षेत्र में रहने वाला है, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाला है। ये उनकी विशेषताएं भी हैं। या गुण, कोई क्या खाना पसंद करता है, उसका बर्ताव कैसा है, वो उसके एनवायरनमेंट पर निर्भर करता, पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है ना, याद रखना ये बात। पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने, उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पर यह है कि पर्यावरण जहां का जैसा होगा, चिलचिलाती धूप वाली जगह पर रहने वाले व्यक्ति से अगर कोई उम्मीद करता है कि बिल्कुल शांत मन वाला हो, एकदम धैर्यवान तो रहता ही है क्योंकि वैसी पर्यावरण में रह रहा है, तो थोड़ी सी उम्मीद कम रहे क्योंकि उसका नेचर है। कोई कहे उसको वो मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, वो कमर तोड़ मेहनत करता है, उसके बगल में उससे कहा जाए तुरंत तत्काल में कि भाई तुम आप कुर्सी पर बैठो,
थोड़ा काम करो। अब एक पेन चलाने वाले से बोला जाए आप जाके कुदाल भांज के आइएगा, दोनों के काम में गड़बड़ी है। ना वो उतने अच्छे से काम कलम चलाने वाला कर सकता, ना वो उतने अच्छे से काम कुदाल चलाने का कर पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है। पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। इसलिए जानना जरूरी है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और वे कहां और कैसे रहते हैं। चलो, तो मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, इसलिए जानना यह आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी कौन कौन सी विशेषता है। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें देती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्न पर विचार करेंगे। 3 प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हैं? जनसंख्या का आकार और वितरण, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, तीसरा जनसंख्या के गुण या उनकी विशेषताएं। ये 3 चीजें निर्धारित करनी होंगी। देखिए, गुण या विशेषता में उनकी उम्र देखी जाएगी, लिंगानुपात देखा जाएगा, ये आपको थोड़ा बहुत पता भी रहना चाहिए। साक्षरता का स्तर क्या है, व्यावसायिक संरचना क्या है, क्या क्या काम करते हैं वो लोग, उनका स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। विशेषता में ये चीज देखनी है। जनसंख्या का आकार और वितरण देखी जाए। भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार पर उनका वितरण देखा जाए तो 2011 तक भारत की जनसंख्या इतनी थी, विश्व की है कितनी, 17.5%। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये इतनी पूरी जनसंख्या निवास करती थी, जो विश्व का कितना है, 2.4% हिस्सा है पूरे विश्व की के क्षेत्रफल का। ठीक है, जनगणना क्या होती है? निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना ही जनगणना कहलाती है। पहली बार 1872 में मेयो के समय हुआ। 81 में पहली बार ये संपूर्ण जनगणना की जा सकी, लॉर्ड रिपन के समय में। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। ये भी हमको पता होना चाहिए कि भारतीय जनगणना जो है वो जनसांख्यिकी सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। ठीक है ना? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां की आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है, जबकि हिमालयी क्षेत्र है सिक्किम, जहां की आबादी है मात्र 6 लाख। और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे 64,429 लोग रहते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी 5 राज्यों में रहती है। भारत की लगभग आधी आबादी जिन 5 राज्यों में रहती है उसमें एक नाम आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार, चौथे पश्चिम बंगाल और 5वें पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात बताई गई है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी देखी जाए तो कुल जनसंख्या का मात्र 5.5% है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का मात्र 5.5% है। ऐसा क्यों? भारत में जनसंख्या का असमान वितरण के कारण क्या है? ये देखिए, हमने कल एक प्रश्न पे भी बात की थी कि भैया ये वाला प्रश्न देखना आपको। घनत्व के आधार पे भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व कैसा है? असमान है। असमान मतलब कम ये ज्यादा, कम ज्यादा, ज्यादा कम। ठीक है, क्यों है ऐसा? कोई उपजाऊ क्षेत्र है, कोई थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है, कोई पर्वतीय क्षेत्र है, कोई मैदानी क्षेत्र है, कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोई तटीय क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या घनत्व का वितरण है। सर ये जनसंख्या का पूछ रहा है ना? घनत्व क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना? यहां पर देखें, केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व क्या है ये हमने कल ही बोला था, आपको पता कर लेना। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं पर बिहार की जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो 1102 व्यक्ति। साथ में अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, यूटी दिल्ली है, तो वहां पे कितनी है? 11,000, लगभग 11,000 प्लस जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, इन्होंने यहां पे बता रखा है 250 से कम है ना, 251 से 500, 501 से 750, ये वो ना। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर 250 से कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख का
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके अलावा और कोई क्षेत्र दिख रहा? सिक्किम, मेघालय, मेघालय है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ राज्य हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व हमको 250 से कम देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हमको कहां देखने को मिलेगा? लाल वाले निशान में बिहार है, और दूसरा पश्चिम बंगाल है, और तीसरा दिल्ली भी है। यहाँ पे ये 3 जगहों पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। और यही नहीं, 250 से कम जनसंख्या घनत्व आपको अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। ये भी याद रखना। ग्रीन क्या शो कर रहे हैं सर? ग्रीन राज्य कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? पश्चिम बंगाल अपना दिख रहा है, बिहार दिख रहा है, और दिल्ली दिख रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए 251 से 500 के बीच में जनसंख्या घनत्व तो कहाँ कहाँ है, तो आप देख सकते हैं इसमें गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा है, गोवा है, उड़ीसा है, झारखंड है, आसाम है, त्रिपुरा है। 251 से 500 के बीच में। 501 से 750 के बीच में कौन कौन सा है? तो एक अपना तमिलनाडु दिख रहा है, फिर पंजाब और हरियाणा दिख रहा है। अब बचा है कौन सा? एक अपना 751 से 1000 के बीच में दिख रहा है, जिसमें कौन सा आएगा? एक अपना केरला आ जाएगा, दूसरा अपना उत्तर प्रदेश, दिल्ली भी है सर। नहीं, सर दिल्ली भी इसमें है। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 2 जून 2014 को। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। हालांकि इस समय भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दादरा नगर हवेली, दमन दीव को एक कर दिया गया है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख को तो अलग अलग यूटी बनाया गया, लेकिन दादरा नगर हवेली, दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। सर आंध्र प्रदेश की कैपिटल? चलिए, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का नाम बताना है। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब जहां पर 250 से कम जनसंख्या घनत्व पाया जा रहा है, वहां पर पर्वतीय क्षेत्र और प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं ही वहां की विरल जनसंख्या के लिए जिम्मेदार हैं। ये आपके लिए स्टेटमेंट भी हो सकता है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों है? उनके क्षेत्र आप देख सकते हैं, वहां पे कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं, है ना भाई। पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे खेती करना संभव नहीं है, आसान नहीं है। उसी हिसाब से सड़कों का जाल भी उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा आपको। उसी हिसाब से वहां पे जल संसाधनों की भी थोड़ी बहुत कमी झेलनी पड़ेगी, है ना। बात समझे ना। बाकी उनकी जलवायु, उनका रहन सहन। चलिए, असम, अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व कैसा है? मध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे, पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली, कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। उत्तरी मैदानी भाग उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इन सब की बात हो रही। दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान भी है, उपजाऊ मिट्टी भी है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ वर्षा भी हो जाती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य के नाम बताओ। तो उत्तर प्रदेश है एक बिहार है, और एक कौन सा है? पश्चिम बंगाल है ना। जी सर। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आबादी की संख्या, वितरण और संगठन, आबादी की संख्या, वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है, आबादी की संख्या, वितरण, संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। किसी गांव से युवा आबादी जब कहीं बाहर कमाने के लिए जाती तो उस गांव एरिया में बच्चों की और बूढ़ों की, वृद्धों की संख्या में वृद्धि, मतलब बच्चों और बूढ़ों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। और वही युवा आबादी जब कमा के वापस उस गांव में आती है, फिर से वो जनसंख्या में युवाओं की संख्या ज्यादा दिखने लगती है। ये संगठन है। महिलाओं की भी संख्या ज्यादा रहेगी जब युवा कमाने चला जाएगा। सर बिहार में भी यही वाली। तो ये अपना संगठन है। जहां से जनसंख्या जा रही है, जहां से जा रही है और जहां पर जा रही है, जहां से जा रहे वहां पर तो जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन जहां से जा रहे वहां पर जनसंख्या तो कम ही हो रही है। जहां पर जा रही है जनसंख्या नौकरी करने के लिए, वहां पर वो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ?
ए वाली जगह से उठकर लोग बी वाली जगह पर पहुंचे नौकरी करने, यहां पर से 10 लोग घट गए और यहां पर 10 लोग बढ़ गए, जी। ये परिवर्तन हुआ। संख्या सॉरी इसके अलावा जो वितरण की बात है, वितरण का मतलब है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर उनको सबसे ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। अवसर कैसे मिलेंगे? नौकरी के अवसर मिले, शिक्षा के अवसर मिले, स्वास्थ्य के अवसर मिले। उनको शांति पसंद है, तो उनको शांति पसंद है तो वो उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे जहां पर कोई झंझट ना हो, झगड़ा ना हो, ये किसी बिरादरी, जाति, क्षेत्रवाद, ये सब की बात ना हो, उस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे माहौल जहां पे मिलेंगे वहां की जनसंख्या ऑटोमेटिक ज्यादा ही मिलेगी आपको। जहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर कमियां ही कमियां नजर आएंगी, जहां पर अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी स्थिति, उसके साथ साथ अपना ये सारे चोचलेपंथी जो कुछ देखने को मिलेंगे, वहां पर जनसंख्या का बसाव भी कम ही देखने को मिलेगा। वो वितरण है। साथ ही साथ संसाधनों पर भी निर्भर करता है कि वहां पर जनसंख्या कैसी रहने वाली, कितनी जनसंख्या रहने वाली है। चलिए छोड़िए, परिवर्तन की 3 प्रक्रियाएं, जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है। अभी हमने बताया ए से उठ के बी तक भाग गए, ये प्रवास है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का मतलब है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य या क्षेत्र भी जोड़ लो, निवासियों की संख्या में परिवर्तन, वो है जनसंख्या वृद्धि। और ये जो परिवर्तन है ये ऋणात्मक नहीं, धनात्मक परिवर्तन होगा, तभी वृद्धि मानी जाएगी। ऋणात्मक परिवर्तन हुआ तो कमी होगी। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त करते, एक तो भैया सापेक्ष वृद्धि और दूसरी होती प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। 10 लोग थे, 12 लोग बढ़ गए, 12 लोग हो गए, 20% जनसंख्या बढ़ी। 12 लोग थे, अगले महीना में 15 लोग हो गए, तो 25% जनसंख्या में वृद्धि हुई। यह प्रतिवर्ष प्रतिशत को व्यक्त करता है। प्रत्येक वर्ष से 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम होता। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता, जिसको हम निरपेक्ष वृद्धि बोलते हैं। ठीक है ना? तो निरपेक्ष वृद्धि क्या है? पिछली जो जनसंख्या थी, अब की बार कितनी जनसंख्या हुई, उनको माइनस करके हम निरपेक्ष वृद्धि को पा सकते हैं। जनसंख्या के वृद्धि का दर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई, जिसको हम वार्षिक वृद्धि बोलते हैं। 2051 में 3610 लाख से बढ़कर भारत की आबादी कितनी हुई? 2011 में 121 करोड़ 12,100 लाख जनसंख्या हो गई। ऐसे तो लग रहा है लंबी चौड़ी, लेकिन यहाँ पर जो अब कुल जनसंख्या 10 लाख में 1 दशक में सापेक्ष वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत है। ठीक है? अब इसमें जैसे 51 से 2001 के बीच में देखा जाए तो लगातार वृद्धि देखी गई जनसंख्या में। सापेक्ष वृद्धि में देखा जाए तो लगातार इसमें भी वृद्धि देखी गई है, लेकिन बीच में उतार चढ़ाव भी हुए हैं, जैसे ये आप 2011 में देख सकते हैं। प्रतिशत में वृद्धि देखी जाए तो शुरुआत से लेकर 1991 तक वृद्धि तो देखी गई, सॉरी ये यहां तक 1981 तक प्रतिशत में वृद्धि देखी गई, लेकिन उसके बाद कमियां चालू हो गई। अब यहां पे देखिए 51 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, जो अभी हम बताएं आपको। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 51 में 3610 लाख से 81 में 6830 लाख हो गई थी। किंतु 81 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है। देखो 81 से वृद्धि दर में धीरे धीरे कमी होने लग गई है। क्यों हुई? इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी तो आई है ना, कमी आई। फिर भी देखा जाए तो 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। मतलब जनसंख्या वृद्धि में कमी होने के बावजूद भी जनसंख्या में 1820 लाख लोगों की संख्या जुड़ गई, है ना। जन्म दर निम्न है, फिर भी इतना हो रहा है। उसका कारण क्या है? मृत्यु दर का कम होना, मृत्यु दर का निम्न होना।
है ना। पर ध्यान रखना, इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक, जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता तब इसमें सापेक्ष वृद्धि कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर का लगना सापेक्ष वृद्धि का अधिक होने के सूचक है। समझ में आया। विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर का जुड़ना या कम वार्षिक दर का जुड़ाव किसको प्रदर्शित करता है, सापेक्ष वृद्धि का अधिक होना, है ना। वृद्धि दर में जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती तब भी जोड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधन और पर्यावरण को संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में जो वार्षिक वृद्धि है वो संसाधन और पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। वृद्धि दर में जो कमी है जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। ठीक ना। वृद्धि दर में जो कमी हो रही है वो क्यों हो रही है, किस बात का प्रदर्शन कर रही है भाई, किस बात को बताने का प्रयास कर रही है कि जन्म दर पर जो नियंत्रण रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं भैया वो सफल हो रहे हैं, है ना। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रक्रियाएं, एक तो जन्म दर है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। ये प्राकृतिक वृद्धि पूछी गई, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर होता है वही है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अगर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि सकारात्मक देखनी है तो आपका जन्म दर माइनस मृत्यु दर बराबर प्लस होना चाहिए। मतलब 10 लोग पैदा हुए, 8 लोग अगर मरे हैं तो बराबर 2 ना हुआ, +2 हो गया। लेकिन 8 लोगों के जन्म लेने और 10 लोगों की मृत्यु हो तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 हो जाएगा ना। फिर यस सर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि यहाँ पर ऋणात्मक होगी, यहाँ पे धनात्मक होगी। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को ही मृत्यु दर कहते हैं। एक साल में 1000 व्यक्ति के बीच में जितने लोगों की मृत्यु होती है उसी को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण क्या है, मृत्यु दर में तेजी से गिरावट का होना। बात समझे। 80 तक उच्च जन्म दर, ये ध्यान रखना, 80 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया और जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1980 तक की बात है कि उच्च जन्म दर और उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के चलते जन्म दर तो उच्च बना रहा लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आती चली गई, जिसके चलते जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत बड़ा गैप आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक हो गई। 81 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। 81 से ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। जन्म दर में गिरावट, जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट। जन्म दर में गिरावट, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट नहीं है, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट है। इस प्रकार के चलन का कारण क्या रहा है भाई, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, रोजगार, आवास, मनोरंजन के साधन का उपलब्ध होना, है ना, बिजली की उपलब्धता। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। प्रवास क्या है, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को ही प्रवास कहा जाता है। प्रवास कैसा होता है, आंतरिक भी होता है और अंतरराष्ट्रीय भी होता है। आंतरिक जो है वो देश के बीच में होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा देशों के बीच में होगा। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। जनसंख्या के आकार की बात हो रही, वितरण की बात नहीं हो रही। याद रखना, आकार और वितरण में अंतर है। पूरे क्षेत्र में 100 लोग रह रहा है, ए और बी को मिला के
यहाँ से 10 आदमी यहाँ उठ के चला आया, तो यहाँ पर तो 110 आदमी हो, सॉरी, यहाँ पर तो 60 आदमी हो गया ना, यहाँ 40 हो गया, फिर भी 7 है। जी लेकिन ये आकार नहीं बदला इनका, लेकिन आप देखेंगे इनका वितरण बदल गया। यहाँ पे 60 लोग हो गए, यहाँ पे 40 हो गए। यहाँ पे घनत्व भी में वृद्धि हुई, यहाँ पे घनत्व में कमी आ गई। यहाँ के संगठन में कमी आ गई, यहाँ के संगठन में थोड़ा सा दोनों जगह के संगठन में अंतर आ गया, लेकिन आकार वही का वही रह गया। आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, संगठन में, वितरण में, घनत्व में चाहे जो परिवर्तन हो जाए, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं होता जब तक आंतरिक प्रवास होता है। ठीक है, याद रखना भाई। लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ये देखो, ये बता रहे हैं खुद यहाँ पे, जनसंख्या वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर होता है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण मतलब क्या है? पुश फैक्टर काम करता है। पुश फैक्टर क्या होते हैं भाई? ऐसे कुछ कारण जिनकी वजह से ग्रामीण आबादी शहरों की ओर भागने के लिए मजबूर हो। गांव में रोजगार है, गांव में अच्छी शिक्षा है, गांव में अच्छा स्वास्थ्य सुविधा है। नो सर। जब नहीं है तो आदमी दिल्ली पकड़ेगा, बंबई पकड़ेगा, गुजरात पकड़ेगा, कहीं भी पकड़ेगा, गांव में नहीं रहेगा। अगर ये 3 सुविधा गांव में मिल जाए तो आदमी गांव छोड़ के नहीं जाएगा। ये क्या पुश फैक्टर हो गए। और पुल फैक्टर क्या है? जिनकी वजह से आदमी शहर की ओर आकर्षित होता, उसको बोलते हैं पुल फैक्टर, खींचना अपनी तरफ किसी को, वो पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर क्या है? अवसर कैसा अवसर है भाई? शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य का अवसर, नौकरी का अवसर, सुरक्षा का अवसर, सारे के सारे अवसर ही अवसर है उसके पास। तो पुश फैक्टर होता है एक, और एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ये बात याद रखनी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। नगर का अभिकर्षण या आकर्षण मतलब पुल फैक्टर प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो हमको पुश फैक्टर भी पता चला, गरीबी और बेरोजगारी। पुल फैक्टर क्या पता चला? रोजगार में वृद्धि, अच्छे जीवन स्तर। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर आपको पता होने चाहिए, है ना। और एक बताया था हमने पुल फैक्टर, ठीक है। ये दोनों पुश और पुल फैक्टर क्या होते हैं ये आपको पता चल गया है कल ही। आज हम इसके आगे देखेंगे। प्रवास जो है ना, जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। एक चीज और याद रखना, प्रवास 2 तरीके का है, आंतरिक और विदेशी। आंतरिक प्रवास से जनसंख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है ना। आंतरिक प्रवास से कुल जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी प्रवास की बात करेंगे तो उस मामले में कुल जनसंख्या में परिवर्तन आता ही आता है। लेकिन आंतरिक प्रवास के चलते कुल जनसंख्या में अंतर आए या ना आए, वैसे आता तो है नहीं, पहली बात कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तो बात सही है, कन्फर्म है। लेकिन उसके साथ साथ जनसंख्या घनत्व में अंतर आ जाता है, जनसंख्या के वितरण में अंतर आ जाता है, जनसंख्या के संगठन में भी अंतर आ जाता है आंतरिक प्रवास के चलते, ठीक है। और ये बाह्य प्रवास के चलते भी ये अंतर आते हैं, परिवर्तन होते हैं, लेकिन उसमें कुल जनसंख्या में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। ये बात भी हमको याद रखनी है, ठीक है भाई। सबको बात क्लियर हो गई? ध्यान रखना, ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है। जो प्रवास है वो जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र को भी प्रभावित करता है। लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। हमने आपको बताया था, अगर किसी गांव से उठ के 10-15 युवा लड़के कहीं कमाने चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, अपना गांव छोड़ के, तो उस गांव में लिंग में अंतर आएगा, महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, वृद्धों की संख्या ज़्यादा होगी। बात समझे? तो वो उम्र का भी अंतर आ गया, उम्र में भी परिवर्तन आया,
और लिंग के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन देखा गया है। भारत में ग्रामीण और नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। भारत में जो ग्रामीण और नगरीय प्रवास है, इसके चलते क्या होता है, ग्रामीण और नगरीय प्रवास दोनों के चलते, सिर्फ ग्रामीण प्रवास की बात नहीं है, यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय प्रवास के चलते शहर और नगर दोनों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि देखी गई है। 51 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, 51 की बात है। 2011 में देखा गया तो ये जनसंख्या हो गई 31.80%। एक दशक 2001 से 11 के भीतर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। ठीक है, आयु संरचना की बात करें। आयु संरचना क्या है भाई, कहीं पर आप देखेंगे इस तरीके से अगर देखा जाए तो 0, 5, 10, 15, 20, ये है आयु संरचना। 0 साल के भी लोग मिलेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल वाले भी आपको देखने को मिलते हैं। ये आयु संरचना। इसमें क्या होगा, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। आयु संरचना क्या बताता है कि उस क्षेत्र में, उस देश में, उस राज्य में, उस विशेष क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या आयु संरचना है वो। ये जनसंख्या की मूल विशेषता में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी, काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। ये क्या, इसका क्या मतलब है भाई, एक बच्चा है, उसकी डिमांड क्या हो सकती है, उसकी अपनी डिमांड हो सकती है भाई, वो लॉलीपॉप के लिए रो सकता है, टॉफ़ी के लिए रो सकता है। ज़्यादा उस जिद पकड़ लिया, अगर उसको नहीं मिल रहा तो अपना पैर रगड़ने लगेगा, लोट जाएगा, मतलब ज़मीन पे लोट जाएगा, है ना, धूल उल में कूदने लगेगा, ऐसे काम कर लेगा। लेकिन अब हम जैसे लोग हैं, अब हमें अगर सामान ना मिले और हम ज़मीन पे लेट जाएं, तुरंत गिर के लोटने लग जाएं, तो आधा गांव जो देखेगा वो कहेगा पागल हो गया लगता है ना। ऐसी हरकत हम लोग नहीं कर सकते, है ना। लेकिन तो जो जनसंख्या है, जो उम्र होती है, वो किसी भी व्यक्ति की इच्छा, खरीदारी और उनके काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। किसी भी व्यक्ति की जो उम्र होती है वो उनकी इच्छा, उनकी खरीदारी, उनकी काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो उम्र होती है वो किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की इच्छा, खरीदारी, काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से, ये भी याद रखने की जरूरत है, पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या और प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। मतलब बच्चे, वयस्क और वृद्ध, इनकी संख्या और इनका प्रतिशत क्या करता है, वो उस क्षेत्र के या जिस भी क्षेत्र में रह रहा, किसी भी क्षेत्र की बात है, वहां की आबादी के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। कौन कौन, बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या तथा उनका प्रतिशत। वयस्क और वृद्धों की जो संख्या, उनका प्रतिशत होता है, वो किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक और आर्थिक ढांचे का निर्धारक होता है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्ग में बांटते हैं। बच्चा सामान्य रूप से 15 साल से कम उम्र का है। वयस्क 15 से 59 साल का जो कार्यशील जनसंख्या है वो यही है, जिसके आधार पर जनसंख्या लाभांश का भी निर्धारण किया जाता है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, इसी के आधार पर जनसंख्या लाभांश का भी निर्धारण होता है। और तीसरा है वृद्ध, जो 59 साल से अधिक वाले हैं। बच्चे जो 15 साल से कम के हैं वो आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, बच्चे की उत्पादनशील नहीं है, इनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये उनके लिए ये चीजें उपलब्ध करानी चाहिए भाई। लेकिन 15 से 59 साल जो वयस्क श्रेणी में आते हैं, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील भी होते हैं और जैविक रूप से प्रजननशील भी होते हैं। आर्थिक रूप से उत्पादनशील हैं, जैविक रूप से नहीं। आर्थिक रूप से उत्पादनशील हैं, जैविक रूप से क्या है, प्रजननशील है। ये जनसंख्या का कौन सा वर्ग है भाई, कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील वर्ग है ये। तीसरा आता है बुजुर्ग, वृद्ध, 59 साल से अधिक उम्र वाले। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। मतलब जो 59 साल से अधिक की उम्र वाले होते हैं वो उत्पादनशील भी हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड हो सकते हैं, अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। जो वृद्ध हैं,
जो 59 साल से अधिक उम्र वाले हैं वो भाई उत्पादनशील भी हो सकते हैं, अवकाश प्राप्त भी हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं। क्या होते भाई? स्वैच्छिक रूप से काम कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। भर्ती प्रक्रिया सरकार करती है, सरकार भर्ती प्रक्रिया को देखती है। और जैसे अभी बताए हैं कि ये इनका मन हुआ तो कुदाल भी चला लेंगे, खुरपी भी चला लेंगे, घर का देखभाल भी कर लेंगे, सब्जी की दुकान भी चला सकते हैं, चाय खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से इनको बोल दिया कोई भी काम, तो ये समझिए वो करेंगे कि नहीं करेंगे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पूरा गांव जरूर जान जाएगा आज उनके लड़का ने उनसे वो काम बोला था करने के लिए। धर बेइज्जती होगी। और जितनी बार अपने लड़का से मिलेंगे उतनी बार बोलेंगे लाना था तुम पे, चुल्लू भर पानी में कहने डूब गए, हमसे तुम काम बोल दिए। बात समझे? तो ये भी याद, मम्मी भी होती है इसमें। तो ये बात हमें याद रखनी है। जो वृद्ध जनसंख्या है, तो वृद्ध व्यक्ति के बारे में इतना हमको पता होना चाहिए कि उत्पादनशील भी हो सकता है, अवकाश प्राप्त भी हो सकता है। ठीक है, स्वैच्छिक रूप से काम ये कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, बच्चों और वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। बच्चों और वृद्धों के का जो प्रतिशत होता है वो जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों वर्ग जो होते हैं वो आश्रित जनसंख्या में शामिल होते हैं, बच्चे और वृद्ध। कम जनसंख्या इनकी अगर है तो आश्रितता भी कम होगी, कमाने वाले ज्यादा होंगे। अगर ज्यादा जनसंख्या है, आश्रितता ज्यादा होगी, कमाने वाले कम हो जाएंगे। ठीक ना, यहाँ पर यही बोला जा रहा है। बच्चों वृद्धों का जो प्रतिशत है वो जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं, नॉर्मल तरीके से उत्पादक नहीं होता ये वर्ग। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को यहाँ पे दर्शाया भी गया है। हम देख सकते हैं बच्चों का वृद्धों का प्रतिशत है 6.9, 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। बच्चों की संख्या है 34.4%, लेकिन वहीं पर वयस्क की संख्या देखें तो 58.7% इनकी जनसंख्या है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें। लिंगानुपात क्या है भाई? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ये जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक होता है। लिंगानुपात क्या होता है? किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक होता है। देश में लिंगानुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है, ज्यादातर यही होता है कि महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाया जाए। 51 से 2011 के बीच लिंगानुपात आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आंकड़ा दिया गया है 51 से 2011 के बीच में क्या लगातार लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। यहाँ पर देखिए माइनस हुआ, यहाँ पर और माइनस हुआ, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर फिर से माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस हुआ और यहाँ पर फिर से प्लस हो गया है। बात समझे? 1951 से 2011 के बीच में लिंगानुपात में उतार चढ़ाव देखा गया है। ठीक है ना, याद रखना, आपको पता होना चाहिए। क्यों हो रहा है? ठीक है, लड़कियों की चाहत कम होती है ना लोग, ये बात हमको याद रखना, ये भाई इंपॉर्टेंट है। केरल में 1084, पुडुचेरी में 1038, दिल्ली में 866, हरियाणा में 877। ये है लिंगानुपात पूरे भारत में। इस प्रकार की विभिन्नताओं का कारण क्या हो सकता है? सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य में है और राज्य की और क्यों है? ठीक है, अच्छा एक ध्यान रखना भाई, साक्षरता दर की बात करें, सॉरी, साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। किसी भी जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है और शोध तथा विकास के कार्य भी कर सकता है। साक्षरता किसी जनसंख्या का महत्वपूर्ण गुण होता है। क्यों होता है? क्योंकि केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है, शोध और विकास के कार्य भी कर सकता है। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है।
2011 की जनगणना के अनुसार की बात है, ये इसकी परिभाषा है। चलो सर ठीक है। बोलते हैं लोग। अब भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए, भारत साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा 2011 की जनगणना के अनुसार। देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर देखी जाए तो कितनी है भाई, 80.9, और महिलाओं की है 64.6%। साक्षरता दर में इतना अंतर क्यों है? गाँव में व्यावसायिक संरचना क्या है भाई? एक दिन तो एक मूवी में व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना क्या है? आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुपात किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्रेणी में बांटते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएंगे? कृषि करने वाले, पशुपालन वाले, वृक्षारोपण वाले, मछली पालन वाले, खनन काम करने वाले। द्वितीयक में कौन होंगे? जो विनिर्माण क्षेत्र वाले लोग हैं, विनिर्माण में जो लगे हुए लोग होंगे वो हैं आपके कौन? द्वितीयक क्षेत्र वाले। ठीक है, इसमें उत्पादन में उद्योग आएंगे, भवन आएगा, निर्माण कार्य भी आएगा। तीसरे क्षेत्र में कौन आएंगे भाई? परिवहन आएगा, संचार आएगा, वाणिज्य है, प्रशासन है, सेवाएं हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना? परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवा, ये सारी चीजें आपके तृतीयक में आएंगी। एक और क्षेत्र है चतुर्थक। चतुर्थक क्षेत्र में क्या होता है? वो तीसरे का ही उन्नत रूप माना जाता है। जैसे कोई आदमी है, ट्रक चला रहा है, तो ट्रक तो ऐसे स्टीयरिंग घुमा रहा है, भाई चल रही है ट्रक, लेकिन उसका दिमाग तो काम कर रहा है ना, कि NH21 से जाना है कि NH22 से जाना है, NH4 पकड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, NH7 पकड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, उसको इतना तो पता हो रहा है ना। रात है कि दिन है, कहाँ ब्रेक लगाना, कहाँ गियर बदलना है, वो सब पता उसको, कहाँ मोड़ना है, कहाँ सीधे चलना है, वो सब पता उसको। उसका माइंड वहां काम कर रहा है, वो उसका जो दिमाग काम कर रहा है वो उसका चौथा क्षेत्र है। ठीक है, ट्रक ऐसे नहीं बनाई गई थी, ट्रक में तकनीकियां लगी, प्रौद्योगिकी का यूज किया गया, वो प्रौद्योगिकी का जो यूज हुआ है वो है आपका चौथा क्षेत्र। बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र में जो तकनीकों का यूज हो रहा है वो चौथे क्षेत्र में शामिल होता है। विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र के नहीं, द्वितीयक और तृतीयक वाले लोगों की संख्या अधिक देखने को मिलेगी, लेकिन विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि काम करता है। द्वितीय तृतीयक में 13% और 20% लोग काम करते हैं। ठीक है, चलिए स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का महत्वपूर्ण घटक है, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास होता है ना, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए उसको। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो होता है ना वो महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि वो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 51 में 25 हुआ करती थी 1000 पर, वो 2011 में कितनी हो गई? 7.2। 1000 लोगों में 25 लोगों की मृत्यु होती थी, 1951 की बात है। लेकिन 2011 की जनगणना कह रही है कि भैया ये 7.2 लोग ही मर रहे हैं। औसत आयु जो 51 में 36.7 हुआ करती थी, वो 12 में 67.9 हो गई। लेकिन अभी का जो आंकड़ा एक आया हुआ है उसमें भारत का जो क्या बोलते हैं उसको, उम्र, जीवन प्रत्याशा जो बोलते हैं, वो बताया गया है 67.7 वर्ष। ये याद है ना। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारक जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव, रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप यही सब हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, छोड़िए उसको, काम नहीं है। किशोर जनसंख्या क्या होती भाई? भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है किशोर जनसंख्या का आकार। भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है ये।
किशोर जनसंख्या क्या है? 10 साल से 19 साल की उम्र वाले होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना, किसी देश की जितनी अधिक किशोर जनसंख्या होगी, उस देश में कार्यशील जनसंख्या उतनी ही अधिक होगी। बात तो सही है, लेकिन उस देश में जनसंख्या लाभांश भी उतना ही होगा। ये निर्भर करेगा कि वहां का शिक्षा का लेवल, स्वास्थ्य का स्तर, रोजगार का स्तर, कुशलता का स्तर क्या है। किसी देश में जवान लोग बहुत ज्यादा होने के बाद भी वो गरीब हैं, उसका कारण क्या है? उनके पास कुशलता नहीं है, उनके पास रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों और वयस्कों से अधिक होती है। बच्चों और वयस्कों से अधिक होती है किशोरों के लिए पोषक तत्वों की जरूरत। सर यहाँ पर दिया तो ध्यान रखो, कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब, विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व क्या है? अपर्याप्त है। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। परिवार को अगर सीमित कर दिया जाए, अब परिवार में 10 बच्चा हो गया, अब 10 बच्चा को खिलाएगा कैसे? हैं? परिवार को आकार को सीमित करके ये काम किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में, ये बात याद रखना, एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया था। परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या था? जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या कहती भाई? ये कहती है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना चाहिए। व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना है। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के कार्यक्रम है ये आपको पता होने चाहिए, इनके क्या क्या प्रावधान हैं। ठीक है ना? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, इसने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में किया जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पौषणिक आवश्यकताओं के अलावा इस नीति में अवांछित गर्भधारण, यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर और किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। ठीक, इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य, किसके लिए चलाया गया ये कार्यक्रम? जिनका उद्देश्य देर से विवाह, देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना। ठीक है, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ये भी प्रावधान शामिल किए गए। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। ये आपके क्वेश्चंस हैं। किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान और आगमन दोनों में। तो प्रस्थान और आगमन दोनों में ऐसा होता है कि प्रवास जो होता है वो आबादी की संख्या में, वितरण में, संरचना में परिवर्तन लाता है। जहां से जनसंख्या जाती है और जहां पे जाती है, दोनों जगहों पे परिवर्तन देखे जाते हैं। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात किसका परिणाम है? जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात किसका परिणाम होता है? उच्च जन्म दर का, उच्च मृत्यु दर का, उच्च जीवन दर का है। तो सर उच्च जीवन दर कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है? परिमाण क्या है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देखो ये वाला तो होना नहीं चाहिए। जनसंख्या वृद्धि होगा मेरे ख्याल से सिर्फ प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या होने वाली, ठीक है ना? होगा वही होगा। हाँ, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के साक्षर व्यक्ति कौन होता है? जिसकी उम्र 7 साल है, वो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, वही है कौन? साक्षर। ठीक है ना?